हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, आप सभी की डिमांड पर ही मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी ने बोला क्या था कि मैम भारतेंदु युग करवा दीजिए, तो हम आज भारतेंदु युग पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारतेंदु युग से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और भारतेंदु युग टीजीटी, पीजीटी, नेट जैसी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी सभी परीक्षाओं से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो सभी के लिए वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए बच्चों, अब शुरुआत करते हैं भारतेंदु युग की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक रहा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य में इन्हें आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य में जो आधुनिकता की शुरुआत हुई थी, आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी, तो वे भारतेंदु काल से हुई थी। भारतेंदु काल से हुई थी। अतः आधुनिक हिंदी काव्य का शुभारंभ 850 ईस्वी से माना गया। तो देखिए बच्चों, 9 सितंबर 1850 को इनका जन्म हुआ और 1885 को क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई। तो मात्र केवल ये जो है 35 वर्ष ही जिए। और 35 वर्षों में इन्हें हिंदी साहित्य को इतना दिया कि पूरे युग का नाम ही भारतेंदु काल पड़ गया, यानी भारतेंदु युग पड़ गया। तो सोच सकते हो कि 35 साल में इंसान इतना कर जाता है कि पूरे युग का नाम ही अपने नाम कर जाता है। तो कितना इनका व्यक्तित्व, मैंने क्या कुछ नहीं किया होगा, वो आप समझ सकते हैं। हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में मिलती है। तो बच्चों देखो, यहाँ से प्रश्न बनता है। पहला तो ये इनका जन्म ही पूछ लिया जाता है। 1850 को इनका जन्म हुआ था। 9 सितंबर भी आप याद कर सकते हैं, हो सकता है यही आ जाए, तो 9 सितंबर आप याद करेंगे। 1885 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है, यहाँ आप IMP लगा लीजिए कि भारतेंदु युग का अन्य कौन सा नाम था। और आज मैंने कम्युनिटी में ये प्रश्न लगाया हुआ है, उसे भी आप जाकर हल करें। मैं रोज़ प्रश्न लगाती हूँ, एक सुबह और एक शाम। आप वहाँ भी प्रैक्टिस किया करो कि आपके कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, कितने ठीक हो रहे हैं। तो कम्युनिटी को आप ज़रूर चेक किया करो। मैं रोज़ क्वेश्चन लगाती हूँ, 2, एक सुबह और एक शाम। तो भारतेंदु युग का अन्य नाम कौन सा पुनर्जागरण काल रहेगा बच्चों? अब भारतेंदु के व्यक्तित्व में भक्ति युगीन चेतना, रीति युगीन श्रृंगारिकता, सामयिक यथार्थवाद का अद्भुत समन्वय है। तो देखो बच्चों, प्रश्न यहाँ तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि भारतेंदु काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? भी भक्ति युग, यानी भक्ति से प्रवृत्ति, राष्ट्रीय भक्ति, यानी राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित कविताएं लिखी गई थी भारतेंदु काल में। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। तो ये प्रश्न यहाँ बन सकता है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कौन सी भाषा के, कौन सी बोली के पक्षधर थे? तो हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। आप इन्हें भी अवश्य याद रखेंगे। भारतेंदु से उनकी पटती थी ब्रिटिश सरकार, भारतेंदु से उनकी नहीं पड़ती थी। ब्रिटिश सरकार ने जब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को हिंदी प्रदान की, तो उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1880 में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम से क्या है, अभिहित किया जाए। देखो बच्चों, इन्होंने कहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की नहीं पटती थी। ब्रिटिश सरकार ने जब उन्हें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की पदवी से की, तो उनकी प्रतिक्रिया, यानी उनको ब्रिटिश सरकार ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को ये शिव सितारे हिंद की, यानी सितारे हिंद की जो पदवी थी, किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने दी थी। किसको दी थी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। तो आपके पेपर में ये प्रश्न बन सकता है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को सितारे हिंद की पदवी किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने दी थी। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सितारे हिंद की पदवी से कौन नवाजे गए थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नवाजे गए थे। किसने नवाजे थे? तो ब्रिटिश सरकार ने नवाजे थे। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न भी आप याद रखेंगे। और ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतेंदु युग से बहुत प्रश्न बनते हैं।
और बच्चों की डिमांड पर ही मैं वीडियो, वैसे तो मैं अभी हमने भारतेंदु युग की शुरुआत कर दी है बच्चों, अब हम जल्दी ही द्विवेदी युग ये पढ़ेंगे। और आप ये युग बड़ा महत्वपूर्ण से, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार साहित्य प्रेमियों ने, जनता ने सितारे हिंदी का सितारा की तुलना में भारतेंदु भारती चांद की उपाधि से जो है नवाजा था। तो देखिए बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है और कौन सा नाम था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का और कौन सा नाम था भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र का और नाम था बच्चों हिंद का सितारा, यहाँ लिखा हिंद का सितारा, भारतेंदु भारती चांद की उपाधि से नवाजा था। भारतेंदु भारती चांद की उपाधि से नवाजा था। कौन नवाजा था, ये नवाजे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों भारतेंदु को भारती चांद भी कहा गया है, भारती चांद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, इन्हें भी आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि भारतीयों ने भक्ति किस किस पर रचनाएं लिखी है। देखो बच्चों, भक्ति पर भी, श्रृंगार पर भी, देश प्रेम पर भी, धार्मिक पाखंड, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, आर्थिक विषमता आदि को अपने काव्य का विषय बनाया। कि ये जितने भी वर्तमान समय में, उस समय के, अब आज की नहीं, मतलब उस समय की, भारतेंदु के युग के समय की जो समस्याएं थी, इनकी लेखनी सभी जो है समस्याओं पर चली है, आप इतना याद रखेंगे। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा बच्चों कि भारतेंदु की काव्य कृतियाँ कुल कितनी थी, तो आपका उत्तर रहेगा भारतेंदु जी की लगभग कितनी, 70 की, यानी लगभग 70 काव्य कृतियों की इन्होंने रचना की है। 70 काव्य कृतियों की, इन्हें आप याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता समृद्धि स्वकाशी के संस्थापक से। देखिए बच्चों, यहाँ से आपका प्रश्न बहुत बनता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसकी संस्थापना की थी, तो कविता समृद्धि सभा, यार कहाँ की गई थी, तो काशी में। कैसे कविता और कैसे काशी, आप इसे याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता समृद्धि सभा काशी के संस्थापक थे। और बच्चों देखिए, भारतेंदु ने एक और समाज की स्थापना की थी, जो तदीय समाज की स्थापना किसने की थी, तो तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी, ये भी आप याद रखेंगे। भारतेंदु की राजभक्ति कविता भारत भिक्षा। अब आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी जो है कविता थी जो राजभक्ति से संबंधित थी, तो भारत भिक्षा ऐसी थी जो राजभक्ति से संबंधित एक कविता थी। भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली प्रथम भाग में संकलित हैं। अब प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि भारतेंदु की जो रचनाएं हैं, जो काव्य रचनाएं हैं, वो किस भाग में संकलित हैं और उन भाग का क्या नाम है। तो भारतेंदु की जो काव्य रचनाएं हैं बच्चों, वो भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित हैं। और भारतेंदु ग्रंथावली में कौन से, प्रथम भाग में संकलित है, उनका नाम क्या है, भारतेंदु ग्रंथावली है। और भारतेंदु ग्रंथावली का कौन सा भाग है बच्चों, तो प्रथम भाग है, इन्हें भी आप याद रखेंगे। भारतेंदु ने अपनी कृति भारत दुर्दशा में देशी राजाओं को क्या कहा है, तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। भारतेंदु ने अपनी कृति भारत दुर्दशा में जो देशी राजाओं को रासव या गधा कहा। देखो बच्चों, रासव जो है तत्सम शब्द है, रासव को क्या है, तत्सम, और गधा क्या है, तद्भव शब्द है। तो रासव देशी राजाओं को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रासव या गधा कहा है। और इनकी भारत दुर्दशा किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। वैसे भी आप याद कर सकते हो, वैसे भारत और वैसे भारतेंदु, और ये दुआ है लास्ट में, तो दुर्दशा भी आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे भी आप लिंक करके, या बहुत सारी रचना है, हमें तो क्या है एग्जाम में नंबर लेने हैं, हमें ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आपका ये हर एक लाइन ध्यान दीजिए बच्चों, आपकी हर एक लाइन से कम एक प्रश्न बन रहा है। और कई लाइनें तो इतनी महत्वपूर्ण है कि वहाँ 2-3 से प्रश्न बन सकते हैं। तो आपका जो है पढ़ने का जो तरीका ऐसा होना चाहिए कि एक एक पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे। और अभी आपका जो है परीक्षा की तिथि बिल्कुल नज़दीक आ गई है, तो आप जितना उसके ध्यान से पढ़ें, और जो भारतेंदु से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारतेंदु ने नाभादास कृत भक्तमाल के अनुकरण पर उत्तर भक्तमाल की रचना की। देखो बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि नाभादास की रचना किसने की थी, तो नाभादास की रचना की थी भक्तमाल ने। माफ़ कीजिए, यानी भक्तमाल की रचना किसने की थी,
मैंने उल्टा बोल दिया। इसमें भक्तमाल की रचना किसने की थी? नाभा दास ने। भक्तमाल बच्चों है रचना का नाम और नाभा दास क्या है? कवि का नाम है। तो भक्तमाल की रचना किसने की थी? नाभा दास ने की थी। और यहाँ से प्रश्न उत्तर भक्तमाल की किसने की? अगर बच्चों उत्तर भक्त लग गया तो उत्तर भक्तमाल की किसने? भारतेंदु ने की थी। उत्तर भक्तमाल की किसने की थी? भारतेंदु ने की। और किसके अनुकरण पर? ये देखो नाभा दास नाभा दास की जो भक्तमाल के अनुकरण पर उन्होंने उत्तर भक्तमाल की रचना की। इनके जो भारतेंदु के आगे उत्तर लग जाएगा, बस इतना याद रखेंगे आप। भारतेंदु ने 1873 में पेनी रीडिंग नामक गोष्ठी की गठन किया। इसी उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। अब बच्चों देखो, भारतेंदु ने 1873 में पेनी रीडिंग नामक गोष्ठी का गठन किया। पेनी रीडिंग नामक गोष्ठी का गठन किया था और इसी वर्ष, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसी वर्ष हुआ है, तो फिर तदीय समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 आप याद रखेंगे। 1873 में किसकी स्थापना हुई थी? तदीय समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। कब की थी? 1873 में की थी। तो इस प्रकार से जितने भी इर्द गिर्द प्रश्न बनते हैं उनको आप अच्छी प्रकार से और इसी तरह से याद, क्यों, कैसे, कब, ये सब जोड़कर याद करोगे। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, 1882 में अंग्रेजों को मिस्र में विजय पर भारतेंदु ने विजय ने पताका शीर्षक रचना का प्रणयन किया। इस विजय में भारतीयों का बड़ा सहयोग था। देखो बच्चों, मिस्र में विजय, इन्हें अंग्रेजों ने मिस्र पर विजय की तो भारतेंदु ने रचना लिखी थी विजय ने विजय पताका। विजय ने विजय पताका किसकी है? भारतेंदु की है। और ये कब लिखी गई थी? तो 1882 में लिखी गई थी और अंग्रेजों की मिस्र में विजय पर लिखी गई। और इसमें जो है अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था? भारतीयों ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि भारतीय इस समय अंग्रेजों के गुलाम थे, क्योंकि हमारा देश 1882 में आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जो है अंग्रेजों के अधीन थे। 1884 में इन्होंने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिपनाष्टक लिखा। अब देखो बच्चों, रिपनाष्टक कब लिखा गया है? 1884 में लिखा गया। और ये किसकी प्रशंसा में लिखा गया है? तो लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा गया है, लॉर्ड रिपन की। तो इसको भी जो रिपन से, और यहाँ रिपनाष्टक, ये रिपन, तो रिपन के नाम पर ये रिपनाष्टक लिखा गया। तो इस रिपन की प्रशंसा में रिपनाष्टक लिखा गया है, 1884 में लिखा गया है। उर्दू में इंद्र सभा एक प्रकार का नाटक है जिसके अनुकरण पर भारतेंदु ने बंदर सभा की रचना की। इसका नायक बंदर और नायिका शुतुरमुर्ग है। ये आपका नहीं आएगा टीजीटी वाले बच्चों का इतना गहराई से प्रश्न नहीं हो सकता, आ भी जाए लेकिन इतना गहराई से पीजीटी और नेट में आ सकता है कि बस इतना ही आप याद रखोगे। भारतेंदु की रचना क्या दूसरा नाम, एक और भी रचना है जिसका नाम है बंदर सभा और इंद्र सभा के नाटक के अनुकरण पर लिखा गया है। और वैसे याद कर सको तो काम ही आएगा, याद कर सकते हो। लेकिन प्रश्न बच्चों यहाँ बन सकता है आपका टीजीटी वाले बच्चों का, यहाँ से इसको आप IMP लगा लेना। भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। प्रश्न यहाँ से ऐसे बन सकता है कि भारतेंदु उर्दू में किस नाम से शायरी लिखते थे? तो आप कहोगे कि उर्दू में रसा नाम से शायरी लिखते थे। किस नाम से? रसा से। या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि भारतेंदु रसा नाम से किस भाषा में रचना करते थे? तो भारतेंदु रसा नाम से उर्दू भाषा में रचना करते थे। तो दोनों तरह से आप तक को तैयार रहना है। भाषा क्या थी? उनका उपनाम क्या था? भाषा थी उर्दू, उपनाम था क्या था? रसा था। तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। देवी छंद लीला भारतेंदु की काव्य कथा है। इसकी विशेषता है कि इसकी रचना पदों में होने पर भी कथा न खंडित हुई है और न ही एक पद की भाषा दूसरे पद में दोहराई गई है। तो देखो बच्चों, देवी छंद किसकी है? भारतेंदु की काव्य कथा है। टीजीटी वाले बच्चे सिर्फ इतना याद रखेंगे, देवी छंद किसकी है? भारतेंदु की काव्य कथा है। पीजीटी वाले बच्चे इसे ये भी याद कर सकते हैं, इसकी ये विशेषता है कि इसकी रचना पदों में होने पर भी एक कथा न खंडित हुई, न एक दूसरे पद बात दोहराई गई है। यानी तो खंडित हुई ना, एक दूसरे पर दोहराई गई है। ठीक है, तो पीजीटी वाले बच्चे इसे भी याद रखेंगे, टीजीटी वाले बच्चे सिर्फ इस रचना को याद रखेंगे। आप टीजीटी में इतना गहराई से नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है टीजीटी वाले बच्चों का, भारतेंदु का अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में है, इन्होंने खड़ी बोली में भी काव्य रचना की है। तो बच्चों प्रश्न ऐसे बनेगा कि भारतेंदु का अधिकांश काव्य किस भाषा में? आपको ऑप्शन दिया जाएगा ब्रज भाषा में है, खड़ी बोली में ज़्यादातर। आप यही गलती कर सकते हो, यहाँ आप गलती करने के आपके पूरे चांस है, लेकिन आपको सहज रहना है और आपको ध्यान से पढ़ना है कि भारतेंदु ने खड़ी बोली में तो रचनाएं की थी, लेकिन उनका
ज़्यादातर काव्य जो लिखा गया था ब्रज भाषा में लिखा गया था। तो भारतेंदु का अधिकांश काव्य क्या है, ब्रज भाषा में है, और इन्होंने खड़ी बोली में भी काव्य रचना की है। इतना आप याद रखेंगे। भारतेंदु का दशरथ विलाप खड़ी बोली में। अब देखो बच्चों, भारतेंदु का जो है की रचना का क्या नाम है, दशरथ विलाप है। भारतेंदु की रचना का नाम क्या है, दशरथ विलाप। लेकिन जो दशरथ विलाप है एक कविता है और इसके साथ ही ये खड़ी बोली में भी है। भारतेंदु की जो है रचना का नाम दशरथ विलाप है, ये कविता में लिखी गई है और इसकी जो है भाषा रहेगी खड़ी बोली। भारतेंदु ने अपनी प्रबोधनी कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार प्रत्यक्ष प्रेरणा। देखो बच्चों, यहाँ इसको आप IMP लगाने ना बहुत बार परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि ऐसी भारतेंदु की कविता कौन सी थी जिसमें विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार की जो प्रेरणा दी गई थी। तो भारतेंदु की बच्चों प्रबोधनी कविता ऐसी थी जिसमें विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार की प्रेरणा दी गई थी, ठीक है। या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि भारतेंदु की प्रबोधनी जो कविता थे उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा देना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिशन की महापर्व और नया संवत, और राधा कृष्ण दास की भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविता देशभक्ति प्रेरणा से युक्त है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, यानी प्रेमघन क्या है, आनंद अरुणोदय। देखो बच्चों, ट्रिक आपकी मैं बताने जा रही हूँ, अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। आनंद अरुणोदय, हमें आनंद किस में आता है, प्रेम में आता है। भाई देखो, हम पशु पक्षियों से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं तो उसमें क्या आता है, आनंद आता है। तो प्रेमघन जो है आनंद अरुणोदय की कविता रह जाएगी, यानी प्रेमघन की जो है आनंद अरुणोदय, प्रेमघन लेखक का नाम है, आनंद अरुणोदय की रचना का नाम है। तो प्रेमघन आनंद अरुणोदय रह जाएगी। प्रताप नारायण से महापर्व, जैसे प्रताप हमारे जो पर्व है बड़े ही प्रतापी है। नया संवत, भारत बारहमासा, राधा, हम देखो भाई हमारे जो भारत में भारत बारहमास यानी भारत के 12 मासों में राधा और कृष्ण की पूजा होती है। भारत के 12 मासों राधा कृष्ण की पूजा होती है। तो भारत बारहमास किसकी रह जाएगी, राधा कृष्ण दास की। विनय शीर्षक कविता देशभक्ति से प्रेरणा से। अब देखो, विनय का मतलब होता है अनन्य विनय करना, यानी विनती करना, रिक्वेस्ट करना। तो देखो बच्चों, हम उसमें क्या है, अनन्य विनय अपने देश के लिए ही करेंगे, अपने देश के लिए दुलार करेंगे। तो विनय जो पत्रिका की जो शीर्षक कविताएं हैं वो क्या है, देशभक्ति से युक्त हैं। इन्हें भी आप याद रखेंगे। देखिए बच्चों, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर अवश्य किया करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन से टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। जिस भी जो समस्या है फिर उसी पर मैं वीडियो बनाती हूँ, आपकी समस्या को मद्देनजर रखते हुए। अंबिका दत्त व्यास भारत धर्म कविता में वर्णाश्रम धर्म का दृढ़तापूर्वक अनुमोदन किया है। इसी कविता में विदेशी वस्तुओं एवं अन्य वस्तुओं के आयात को भारत की आर्थिक दुर्गति का मूल कारण बताया गया है। अब देखो बच्चों, यहाँ व्यास ने भारत धर्म का जो है ये रही अंबिका दत्त व्यास की भारत धर्म अंबिका दत्त की कविता में वर्ण धर्म, किसी कविता में विदेशी वस्तु अन्य वस्तु के आयात को भारत की आर्थिक दुर्गति का मूल कारण बताया। तो देखो बच्चों, ये जो कारण क्या है, तो ये TGT वालों में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन PGT वाले याद, आप सिर्फ भारत धर्म रचना है इसे याद रखेंगे। जहाँ TGT के प्रश्न बनते हैं वहाँ बोलते जाऊंगी, और जहाँ PGT के बनते हैं वहाँ PGT को बोलते जाऊंगी। लेकिन ये दोनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कहीं आप चले जाओ कि TGT के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो TGT में पूछे जाएंगे। मन की लहर किसकी रचना है बच्चों, मन की लहर क्या, प्रताप। भाई देखो, हमारे मन में लहर उठ गई, मन की लहर किसकी, प्रताप नारायण मिश्र की। अब आप कैसे याद करोगे इसको, ऐसे आपके मन में लहर उठ गई कि हमें तो TGT किसी न किसी तरह निकालना है, चाहे मुझे दिन रात कितनी भी मेहनत करनी पड़े, किसी की मैंने यूट्यूब पर क्लास देखनी पड़ी या मुझे खुद से पढ़ना पड़े, नोट्स बनाने, कुछ भी हो, आपके मन में एक लहर उठ गई, हमें TGT क्वालिफाइड करना है। तो मन की लहर का क्या होता है, प्रताप होता है। मन की लहर का क्या होता है, प्रताप होता है। ये कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का, जिस कविता का मूल उद्देश्य है बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। देखिए बच्चों, मैंने जो है कल क्लास डाली थी जो साहित्य अकादमी की, वहाँ बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, उनको याद रख लेना। और साहित्य अकादमी कब और किसने मिला ये भी आप याद रखेंगे। मैंने कल वीडियो डाली थी और ट्रिक के द्वारा डाली थी बड़ी अच्छी से, वो वीडियो आप अवश्य देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो वो भी रहने वाली हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने गजल के माध्यम से देश की दुर्गति की गहरी चिंता प्रकट की। अभी भी देखिए क्या दशा देश की
हो सकता है बदलता रंग आसमां कैसे कैसे। प्रताप नारायण मिश्र ने गजल के माध्यम से देश की दुर्गति की गहरी चिंता प्रकट की। यानी जो प्रताप नारायण मिश्र हैं उन्होंने क्या है इस गजल के माध्यम से भाई जो देश की जो दुर्दशा हो गई है उसके लिए गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। राधा कृष्ण ने रहीम के दो पर कुंडलीय छंदों की रचना की। राधा कृष्ण ने रहीम के दो पर कुंडलीय छंदों की क्या की है, रहीम के दो पर कुंडलीय छंदों की रचना की है। राधा कृष्ण की मैकडांड पुष्पांजलि राजभक्ति से, जो राधा कृष्ण की जो है मैकडांड पुष्पांजलि राजभक्ति से संबंधित रचना है। ये पूछ लिया जाए कि राधा कृष्ण की कौन सी रचना है जो देशभक्ति से संबंधित है, या फिर ये पूछ लिया जाए किसकी है, तो ये मैकडांड पुष्पांजलि की रहेगी। आप इसे भी याद रखेंगे। तो बच्चों ये देखें, तो बच्चों यहाँ हमारे जो है भारतेंदु युग की हमने कविता, भारतेंदु की कविता के बारे में बात की और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको अगर कोई डाउट है या इसी टॉपिक से संबंधित डाउट है तो आप जो है मुझसे जो है डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट टॉपिक मैं उसी पर लेकर आऊँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए आए हैं तो, और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना आपकी क्लास कैसे लगी। एक बार इसका 2-3 बार रिवीजन कर लेना, और जब आप रिवीजन करोगे तो फिर आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगी। 2-3 बार इसे रिवीजन करके अवश्य पढ़े, जो है आपको अच्छी प्रकार से याद होगी। और मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।